बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर मैंने बहुत सारी स्टोरीज़ आपके सामने की हैं। आज बिल्कुल एक फैक्चुअल रिपोर्ट आपके सामने रखने लगा हूँ। वो तमाम हक़ाइक़ मैं आपको बताऊँगा कि करप्शन के उस्मान बुज़दार साहब के जो पकड़े गए हैं। इससे पहले मैं कहता था मुबैयना तौर पे, आज नहीं कहूँगा, इसलिए कि ये सारी चीज़ें मुझे जो आज पता चली हैं ये बड़ी कंक्रीट हैं, बड़ी सॉलिड हैं और बाकायदा नैब के अंदर ये सारी चीज़ें उस्मान बुज़दार साहब से पूछी गई हैं। नैब के दफ्तर के अंदर क्या हुआ, उस्मान बुज़दार साहब कितनी देर रहे, किस किस्म की एक्टिविटीज़ रही उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, उनसे कितने सवालात किए गए, उन्होंने कितनों के जवाब दिए और किस किस्म की बातें वो वहाँ करते रहे। 1 घंटा और 35 मिनट तक ये सारा कुछ आपको मैं इस वीलॉग में बताऊंगा। लेकिन एक मेरी गुजारिश है उससे पहले, देखिए मैं इससे पहले PMLN के बारे में भी बताता रहा हूँ कि क्या हुआ किस इन्वेस्टिगेशन में, पीपल्स पार्टी के बारे में भी बताता रहा हूँ। तो हमारे सोर्सेज होते हैं, हम चीज़ें निकालते हैं और ला के बताते हैं। मैं रिपोर्टर हूँ, मेरा काम ही ये है। हमने हर जगह कोई ना कोई अपना जो है वो चक्कर चलाया होता है खबर निकालने के लिए। तो ये जो खबर मैं आपको दे रहा हूँ, मैं इसके ऊपर पूरी तरह स्टैंड करता हूँ। अगर किसी जगह पे भी उस्मान बुज़दार साहब को या उनकी पार्टी को या उनके साथियों को ये लगे कि मैंने जो कहा वो झूठ है या गलत है, तो वो फ़ौरन किसी अदालत में जाएं और जाकर ये कहें कि नैब की जो वीडियो है वो निकलवाई जाए और उसको मेरे इस बयान के साथ जो मैं अब देने वाला हूँ वीलॉग, उसके साथ उसको मुवाजना करके देख लें। अगर 1% भी झूठ हो तो मैं जिम्मेदार हूँ। अव्वल तो मैं झूठ बोलता ही नहीं हूँ, मुझे यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है, ये सबको पता है। लेकिन फिर भी इस मामले में मैं एक चैलेंज भी जो है वो सामने आपके पेश कर रहा हूँ इंतहाई आजिज़ी के साथ। अब आ जाएं कि हुआ क्या। उस्मान बुज़दार साहब 11 बजे पहुँचते हैं नैब के दफ्तर में काले रंग की गाड़ी पे, और उतरते ही उन्होंने एक आदमी से तारीफ़ की, जो नैब का एक ऑफिसर था। उसको उन्होंने कहा कि ये नैब की बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है, बड़ी ज़बरदस्त बिल्डिंग है जी आपकी, तो बड़ी शानदार बिल्डिंग है। उसकी तारीफ़ें करते हुए वो अंदर चले गए। अंदर जाके उनको एक कमरे में बिठा दिया गया। ये वो कमरा था जिसके अंदर उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी थी। उस्मान बुज़दार साहब 6 मिनट तक इस कमरे में अकेले बैठे रहे एक कुर्सी पे और इंतज़ार करते रहे, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब बैठते हैं जाके अकेले और इंतज़ार करते हैं। मैंने वो एक दफ़ा आपको वीडियो दिखाई भी थी उस कमरे की कि वहाँ पे एक शीशे का वो उन्होंने काउंटर रखा हुआ है ताकि कोरोना ना फैले, और एक सैनिटाइज़र रखा हुआ है। उसी कमरे में उस्मान बुज़दार साहब को बिठाया गया। 6 मिनट के इंतज़ार के बाद नैब की 5 रुकनी टीम उस्मान बुज़दार साहब के सामने आकर बैठ गई। और ये जो 5 लोग उस्मान बुज़दार साहब के सामने आकर बैठे, इन्होंने उस्मान बुज़दार साहब से सलाम दुआ के बाद डायरेक्टली सवालात शुरू किए। यानी आप ये समझें कि 11:05-6 पे 7 मिनट पे जो है उस्मान बुज़दार साहब से सवालात का सिलसिला शुरू हो गया था। इस 1 घंटे और 40 मिनट की एपिसोड में, या 1 घंटे और 35 मिनट की एपिसोड सवालात की है और बाकी जो है वो 5 मिनट पहले इंतज़ार के हैं। तो इस 1 घंटे 35 मिनट में उस्मान बुज़दार साहब ने पहले 20 मिनट तक मुंह से अपना मास्क नहीं उतारा। 20 मिनट के बाद उन्होंने मास्क उतारा और फिर सवालों के जवाब मास्क उतार कर देना शुरू किए। और मास्क उन्होंने उतारा था चाय पीने के लिए। 2 मरतबा उनको चाय पेश की गई। उन्होंने बिस्किट नहीं खाए, कोई और चीज़ नहीं ली, सिर्फ चाय उन्होंने ली और 2 मरतबा उनको चाय दी गई उस्मान बुज़दार साहब को। 5 ऑफिसर्स उनका इंटरव्यू करते रहे और सवालात की एक बौछार थी जो आज उस्मान बुज़दार के ऊपर की गई। बेसिक क्वेश्चन, सबसे पहला सवाल है, उसकी तरफ आ जाएं। उन्होंने पहले एक समरी उस्मान बुज़दार साहब के सामने रखी कि जनाब आपके ऊपर ये केस है, ये एलिगेशन है और शराब का एक जाली लाइसेंस है जो पंजाब गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट ने इशू किया है, और हमारी इंक्वायरी के मुताबिक वज़ीर आला हाउस ने दबाव डाला है और आपका ऑफिस इस्तेमाल हुआ है वो जाली लाइसेंस इशू करने के लिए, और इसमें आपके एक फूफा हैं जिनका नाम है अमीर तैमूर। उन्होंने 1 करोड़ रुपए की रिश्वत वसूल की है और इस वजह से आपके दफ्तर ने दबाव डाला एक्साइज एंड टैक्सेशन के डिपार्टमेंट पे और वहाँ से शराब का एक लाइसेंस जारी किया गया तमाम कवानीन को तोड़ते हुए गैर कानूनी तरीके से। और इससे पहले जो है वो 22 या 23 साल पहले एक लाइसेंस जारी किया गया था और पिछले 22-23 साल में कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया। 2009 की एक CM की पॉलिसी है, उसको भी आपने मद्देनजर नहीं रखा, बल्कि 3 मरतबा आपको एक्साइज एंड टैक्सेशन के जो उस वक्त के DG हैं अकरम अशरफ गोंदल, उन्होंने आपको 3 मरतबा लिखा कि जनाब समरी भेजी कि CM साहब गलत काम हो रहा है, रोकें। लेकिन आपने उसको रोकने की बजाय आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा याद रखिएगा, ये आज मैं वो बता रहा हूं जो नैब के दफ्तर में हुआ, आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर राहील सद्दीकी ने गुस्से का इजहार किया और यह कहा कि आप बार बार ये समरी हमें क्यों भेज रहे हैं।
आप करें, और ऊपर से दबाव डालते रहे आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी कि जनाब ये लाइसेंस इशू करना है, और गैर कानूनी लाइसेंस आपने जारी करवा दिया। बाद में ये खबर मीडिया के अंदर आई, शोर शराबा मचा, और आपके उस दौर के तर्जुमान शहबाज गिल साहब ने इस पे मुख्तलिफ स्टांस लिए। ये मामला आपके दफ्तर में डिस्कस हुआ और आपने उसी डीजी को कहा कि ये लाइसेंस कैंसिल कर दो। उसने कहा जी मैं तो कैसे कैंसिल कर सकता हूं, मैंने तो जारी किया है, मेरे ऊपर तो ये केस बन जाएगा। तो फिर आपने उस डीजी को वहां से हटाया, ट्रांसफर किया, दूसरा डीजी लेकर आए और उससे आपने ये लाइसेंस कैंसिल करवाया बाद में डर के, और उसके बाद ये मामला लिटिगेशन में अदालत में चला गया। आपका दफ्तर इस्तेमाल हुआ, आपके ऊपर कानून हरकत में आएगा और आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। उस्मान बुज़दार साहब से लगभग जो सवालात किए गए उनकी तादाद 70 से 80 के दरमियान है। इन 70 से 80 सवालात में कुछ के जवाब उन्होंने दिए, वो मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन मैक्सिमम सवालात 90% सवालात के जवाब में उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, मुझे याद नहीं है, मैं आपको नहीं बता सकता, मुझे याद नहीं पड़ता, मेरे पास सैकड़ों फाइलें आती हैं, हज़ारों केसेस देखता हूं, मुझे पता नहीं है, मुझे याद नहीं है। और उन्होंने जब बहुत ज़्यादा ये बात की कि हम हज़ारों चीज़ें देखते हैं, हम रूल्स को फॉलो करते हैं, जब बार बार एक ही बात कर रहे थे तो नैब के ऑफिसर्स उनको यही बात पूछ रहे थे बार बार कि जनाब बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। और जो तकरीबन कोई 70-80 सवालात जो उनके सामने रखे गए हैं वो इंतहाई मुश्किल सवालात थे, उनके जवाब उनके पास नहीं थे। और हाँ, एक चीज़ और इसमें आई, वो ये कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उस्मान बुज़दार साहब के उस दौर के, डॉक्टर राहील सिद्दीकी, अब तो रिटायर हो चुके हैं, उनको कब से आप जानते हैं? तो उस्मान बुज़दार साहब ने कहा जी मैं उनको पुराना जानता हूँ। उन्होंने कहा जी आप उनको तब से जानते हैं जब आप तहसील नाज़िम थे और ये तब से आपके दोस्त हैं। तो इस पे उस्मान बुज़दार साहब ने लाजवाब हो गए, उन्होंने कहा जी मैं जानता हूँ। उन्होंने कहा इसी बुनियाद पे आपने उनको इस्तेमाल किया और ये परसेप्शन बन रही है कि उनसे आपने ये जाली लाइसेंस के लिए आपने उनको इस्तेमाल किया, या उन्होंने आपके साथ जो उनके ताल्लुकात हैं उन ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए ये गैर कानूनी काम करवाया। आप बताएं इनमें से क्या हुआ? तो उस्मान बुज़दार साहब ने फिर कहा कि जी मैं नहीं आपको बता सकता, मैं अभी कुछ भी आपको जवाब नहीं दे सकता, आप मुझे सवालात लिख कर दे दें। बार बार नैब वाले पूछते रहे, उस्मान बुज़दार साहब की याददाश्त खो गई, वो कुछ भी बताने से कासिर थे। फिर उस्मान बुज़दार साहब ने कहा जी हज़ारों फाइलें आती हैं। तो इस पर नैब ने उनको कहा कि ये कोई ऑर्डिनरी या आम नौयत का केस नहीं है, ये बड़ा ख़ास केस है। आपके दफ्तर में अभी भी मीटिंग हुई है, आप अभी भी ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस मामले को टैकल करने के लिए, अभी भी आप इसके साथ जुड़े हुए हैं। आपने इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपके उस दौर के जो तर्जुमान थे शहबाज गिल, उसने इसके ऊपर एक स्टांस लिया था, आपने इस पर एक डीजी को ओहदे से हटाया था और दूसरे को लाके लाइसेंस मुअत्तल करवाया था, कैंसिल करवाया था। तो ये ऑर्डिनरी मामला नहीं है, आपको इसके बारे में कुछ तो याद होगा। तो उस्मान बुज़दार साहब ने कहा जी मुझे कुछ याद नहीं। उन्होंने कहा उस्मान बुज़दार साहब कोई एक, हम आपसे सवाल नहीं करते, आप जवाब दीजिए, कोई एक चीज बताइए उस्मान बुज़दार साहब जो आपको पता हो इस केस के बारे में। तो उस्मान बुज़दार साहब ने कहा जी मैं इस पर कोई जवाब नहीं दे सकता, मुझे भी कुछ पता नहीं, मैं वज़ीर आला पंजाब हूं, मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल जाए और वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए तो मैं ये नहीं चाहता। तो आप मुझे मौका दें, मैं आपको बाद में जवाब दे दूंगा, आप मुझे सवालात पूछ लें, मैं बाद में आपको जवाब दे दूंगा। तो इस पर नैब ने उनको कहा कि 18 तारीख का टाइम रख लें, अगर आप कहें तो 18 तारीख को आपको बुलवा लें दोबारा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वज़ीर आला पंजाब का हम वक्त ज़ाया करें, उनको बार बार बुलाएं। हम चाहते हैं एक या दो मरतबा भी आप तमाम चीज़ों के जवाब हमें फराहम कर दें ताकि आपका वक्त भी बच जाए और हमारा केस भी निमट जाए, और जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई भी कर लें। तो इस पर उस्मान बुज़दार साहब ने कहा नहीं मुझे ज़्यादा वक्त चाहिए। नैब ने इंसिस्ट किया नहीं 18 तारीख बहुत है, पहले कम वक्त बताया फिर 18 तारीख बताई, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब ज़्यादा टाइम मांग रहे थे। बहरहाल उन्होंने एक सवालनामा लिखा उस्मान बुज़दार साहब के मुतालबे पे, और वो सवालनामा उस्मान बुज़दार साहब को थमा दिया। अब सवालनामे में क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा अगली किसी वीडियो में, लेकिन वो सवालनामा अब उस्मान बुज़दार साहब के पास है। लेकिन नैब ने उनको सवालनामा देते हुए ये कहा है कि ये खाली वो सवाल नहीं है जिनके ऊपर मामला ख़त्म हो जाएगा, हमें आपसे और भी बहुत सारे सवालात पूछने हैं मुस्तकबिल में और आपको उनके जवाब देने हैं। उस्मान बुज़दार साहब ने कहा जी मैं कोऑपरेट करूंगा, मैं पहले भी कोऑपरेट करता रहा हूं, मैं आगे भी आपके साथ कोऑपरेट करूंगा, आप बेफिक्र हो जाएं। तो इस पर नैब ने उनको 18 तारीख तक इन सवालात के जवाब वापस जमा करवाने का हुक्म दिया है, और उस्मान बुज़दार साहब 18 तारीख को ये जवाब वापस नैब के दफ्तर में जमा करवाएंगे। अच्छा, और बहुत सारे सवालात उस्मान बुज़दार साहब से पूछे गए। एक तो ये इस मामले में पूछते रहे, फिर उन्होंने ये कहा कि आपको पता है कि आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी और उस डीजी के दरमियान एक मुंहमारी हुई थी, ये मामला आप तक पहुंचा? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा इस पे आपने सीएम हाउस में एक मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में ये मामला डिस्कस हुआ था, वो याद है? उन्होंने कहा नहीं मुझे कुछ याद नहीं। तो उस्मान बुज़दार साहब आज ऐसे बात कर रहे थे मेरे सोर्सेज के मुताबिक कि जैसे उनकी याददाश्त खो गई है, उनको कुछ याद नहीं था।
वो सब कुछ भूल गए हैं या बताना ही नहीं चाहते। किसी सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया। और ये वही रवैया है जो PMLN के लोग जब जाते हैं और पेश होते हैं नैब के सामने, तो वो सवालों के जवाब देने के बजाय बातों को घुमाते हैं और टाइम ज़ाया करते हैं। ये वही रवैया है जो पॉलिटिकल लोग जो हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी, पीपल पार्टी के हों, कोई भी हों, नैब के ऑफिसर्स हमें बताते हैं कि ये बहुत टाइम ज़ाया करते हैं और सवाल के जवाब की तरफ आते ही नहीं है। तो उस्मान बुज़दार साहब ने कमाल होशियारी के साथ किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और वही किया जो उनकी लीगल टीम ने उन्हें कहा था कि आपने जवाब नहीं देना किसी बात का, कोशिश करें कि सवालनामा लेकर आएँ। तो उस्मान बुज़दार साहब एक सवालनामा लेकर जो है वो पहुँच गए हैं। एक और दरख्वास्त की उस्मान बुज़दार साहब ने, उनके दफ्तर से फ़ोन किया गया, राब्ता किया गया नैब से, और ये कहा गया कि अगर DG साहब से 5 मिनट की आप उस्मान बुज़दार साहब की मुलाकात करवा दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उस्मान बुज़दार साहब की ख्वाहिश थी कि DG साहब उनको 5 मिनट के लिए मिल ले, लेकिन जो शहजाद साहब हैं लाहौर के DG नैब, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं ज़रूरी नहीं समझता कि ये मेरी मुलाकात हो, उनकी एक इंक्वायरी है, वो आएँ और आके अपनी इंक्वायरी भुगतें। तो नैब को इन्फ्लुएंस में लाने के लिए वज़ीर आला पंजाब DG लाहौर से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा जी मैं ज़रूरी नहीं समझता इस मुलाकात को, ज़रूरी ये है कि आप नैब की इंक्वायरी में शामिल हों और सवालात का जवाब दें। बहरहाल ये दरख्वास्त उनकी ये वाली भी रद्द हो गई। अब उनसे पूछा गया कभी ये जो होटल जिसको लाइसेंस मिला है जाली, इनको कभी आप मिलें? तो उन्होंने इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा जी मुझे याद ही नहीं है। नैब ने कहा जी आप बताएं, आपको अगर मिला वो बंदा तो आपको याद होना चाहिए। उन्होंने कहा जी नहीं मुझे नहीं याद, हो सकता है मिले हो सकता है ना मिले हो। तो इस पर भी वो खामोश रहे, उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा जी मीडिया के ऊपर एक चीज़ चलती रही है, हाईलाइट होती रही है, 8 दिन पहले हमने आपको नोटिस दिया है, आपने इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो आप तो कह के आए कि मुझे हर चीज़ का जवाब पता है, मैं जाके नैब को जवाब दूंगा, आप यहाँ पे जवाब कोई नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा जी वो मैं तो मीडिया तो मैं देखता ही नहीं जब से वज़ीर आला बनाऊँ। उन्होंने कहा चले मीडिया को छोड़ दें आपने 2 चीज़ें दोबारा नैब ने उनके सामने रखी। उन्होंने कहा जी एक तो आप खुद कह के आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं नैब के तमाम सवालों के जवाब दूंगा, तो आप दें जवाब आप। तो बुज़दार साहब ने कहा जी आप मुझे सवाल लिख के दे दें, मैं आपको जवाब ला के दे दूंगा, अभी मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे यहाँ पे क्या कहना है। और दूसरा फिर उन्होंने कहा कि जी आपको 1 हफ्ता पहले से हमने जब नोटिस किया हुआ है तो आप जवाबात लेकर आते, इस केस को स्टडी तो कर लेते, 5 मिनट के लिए ब्रीफिंग ले लेते आप इसके ऊपर किसी से। तो उन्होंने कहा जी मैं कुछ कर नहीं पाया, मसरूफियत बहुत थी, तो मैं दोबारा इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ों के जवाब दूंगा। तो बहुत सारी और चीज़ें हैं जो नैब ने पूछी उस्मान बुज़दार साहब से, और जब मैं इसको सारी इन्फॉर्मेशन को हासिल कर रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा लिखना पड़ा। वो सारी चीज़ें तो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, लेकिन जब किसी चीज़ की रेलिवेंसी आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर अब आपको देने वाला हूं। एक आदमी ने दरख्वास्त दे दी है नैब को इस केस में, और दरख्वास्त ये दी है कि मुझे नैब वादा माफ गवाह बना ले, अपने हाथ से लिख कर दी है अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर, अंग्रेज़ी ज़बान में अपने हाथ से लिख के दरख्वास्त दी है कि मुझे अगर नैब वादा माफ गवाह बना ले तो मैं सारे हकायक आपके सामने रख देता हूं। और उसमें उसने जो हकायक लिखे हैं उस दरख्वास्त के अंदर कि मुझे वादा माफ गवाह बनाया जाए चेयरमैन नैब के नाम पे, अपने हाथ से लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे ऊपर वज़ीर आला हाउस से शदीद दबाव डाला गया। दबाव डालने वाला डायरेक्ट आदमी जो मेरे साथ राब्ते में था वो डॉक्टर राहील सदीकी था। वो मुझे बार बार कहता था कि साहब का हुक्म है जल्दी करो, साहब का हुक्म है जल्दी करो, लाइसेंस जारी करो। मुझे इस बात का खतरा था कि मुझे मुअत्तल कर दिया जाएगा, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था, मेरे ऊपर जो है वो खौफ मुसल्लत किया गया CM हाउस से, और फिर मैंने उस प्रेशर में आके ये गलत काम किया और एक गलत लाइसेंस जारी कर दिया शराब का। और इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, CM ऑफिस जिम्मेदार है। मुझे वादा माफ गवाह बनाए, मैं हर जगह पे जाके गवाही देने के लिए तैयार हूं। तो ये बात किसने की है? उस वक्त का DG एक्साइज एंड टैक्सेशन जिसका नाम है अकरम अशरफ गोंदल। तो वो तो आ गया। अब आ गया डॉक्टर राहील सदीकी जिसके ऊपर ये सारा बर्डन आ गया है, सारा बोझ उसके ऊपर पड़ गया। समरीज तेरे पास आ रही हैं, सारी चीज़ें आपके पास आ रही हैं, आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, आप बजाय उसके ऊपर कोई इंप्लीमेंट करने के या वज़ीर आला के सामने कानून के मुताबिक रखने के, आप ये गलत काम करवा रहे हैं। तो राहील सदीकी साहब भी मुबैना तौर पे जो मेरे पास इतलात मौजूद हैं, क्योंकि अभी उनकी सारी इतलात मैंने हासिल नहीं की, लेकिन जो मुझे पता चला है वन लाइनर वो ये है कि जल्द ही डॉक्टर राहील सदीकी भी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ एक वादा माफ गवाह नैब में बन जाएंगे। या तो ये होगा या वो गिरफ्तार होकर लंबे अरसे तक इस केस को भुगतेंगे। उस्मान बुज़दार साहब से उनके भाइयों के बारे में पूछा गया, मैंने भी स्टोरी की थी उनके बारे में। ये ताहिर बुज़दार, जाफ़र बुज़दार, उमर बुज़दार, इनके बारे में उन्होंने सवालात किए तो उस्मान बुज़दार साहब इनके जवाबात नहीं दे पाए। उन्होंने कहा बस वो मेरे भाई हैं, बस वो पॉलिटिक्स करते हैं, मेरा इतना कोई अमल दखल नहीं है, मैं उनके लिए कुछ ऐसा नहीं करता, ये वो सब। तूर बुज़दार के बारे में पूछा गया जिसका मैंने पहले स्टोरी एक की थी।
फिर उनसे पूछा गया उनके फूफा अमीर तैमूर बुज़दार जो यहाँ पे डीपीओ साहिवाल हैं उनके बारे में भी पूछा गया, तो उस पर भी वो बस गोल मोल कर गए जवाब, और हर चीज़ का जवाब जो है वो गोल मोल ही कर रहे थे, खुल के किसी चीज़ का उस्मान बुज़दार साहब ने जवाब दिया नहीं। लेकिन वो तमाम सवालात जो हम वीलॉग्स करते रहे हैं, जिस पे उस्मान बुज़दार ने मुझे लीगल नोटिस भेजा हुआ है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब वो अदालत में बुलाते हैं तो कब कार्रवाई आगे शुरू होती है। वो तमाम सवालात आज नैब ने पूछे हैं, तो उनको भी एक लीगल नोटिस भेज दें वैसे मेरे ख्याल में, जो चीज़ें मैंने उस्मान बुज़दार के सामने रखी थी। अब आ जाए आप इस बात के ऊपर कि इस केस का मुस्तकबिल क्या होगा। उस्मान बुज़दार साहब को 18 तारीख तक का टाइम मिल गया है, उस पर इनको जवाब जमा करवाना पड़ेगा। अगर तो ये जवाब जमा करवा देते हैं, नैब को सेटिस्फाई कर देते हैं, तो फिर बाकी सारे ऑफिसर फंस जाएंगे, उनको सज़ा हो जाएगी। लेकिन अगर वो ऑफिसर ये कहते हैं कि अभी तो ये उस्मान बुज़दार ने ये गलत काम करवाया, तो फिर उस्मान बुज़दार भी फंस जाते हैं। उस्मान बुज़दार साहब बहुत बुरी तरह फंसे हैं, क्योंकि ये दो लोग जो हैं दोनों रिटायर हो चुके हैं और उनके ऊपर अब दबाव नहीं डाल सकते उस्मान बुज़दार, और उनको जेल काटने का कोई शौक नहीं है, तो वो साफ बताएंगे कि हमसे ये गलत काम इस आदमी ने करवाया है। ये टेक्निकली बहुत बुरे फंस गए हैं। अब एक ही तरीका है उस्मान बुज़दार साहब के बचने का कि किसी को इन पर रहम आ जाए, जो पाकिस्तान में अक्सर आ जाता है। जैसे नवाज शरीफ साहब पे रहम आ गया, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर चले गए। दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई ऐसा केस नहीं है मियाँ साहब बाहर चले गए। अगर ऐसा ही कोई रहम कोई उस्मान बुज़दार साहब पे कर देता है, और कोई मुक़्तदर हल्के, कोई ताकतवर हल्के, और कोई बहुत बड़ी ताकत उस्मान बुज़दार को रेस्क्यू करने आती है, तो वो बच सकते हैं, वरना इस केस में बचने के इम्कानात निश्ता। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।